श्रोताओं, आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका नाम है एक कांच की कसर। पूरी नगरी में श्रीमान यशोदानंद की खूब चर्चा हो रही थी। उनकी कीर्ति के बारे में नगरवासी ही नहीं बल्कि अखबारों में तक लोग लिख रहे थे। उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। यही तो होती है समाज सेवा, जो इंसान को इतना मान सम्मान दिला दे। ऊंचे विचार के लोग अक्सर ही अपने समुदाय के लोगों का सिर इसी तरह से ऊंचा कर देते हैं। अब कोई किसी को यह नहीं कह सकेगा कि नेता सिर्फ बातें बनाते हैं और काम नहीं करते। इन्होंने ऐसा कार्य करके दिखाया है और यह साबित करके दिया है कि ये धन दौलत के ही धनी नहीं है बल्कि सोच से भी धनी है। ये चाहते तो अपने बेटे की शादी में दहेज भी ले सकते थे, लेकिन अपने सिद्धांत पर किस तरह से खड़ा रहना चाहिए यह इन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया है। दहेज में 1 रुपये भी ना लेकर यशोदानंद ने बता दिया कि वो साहसी भी हैं और उन्हें अपने सिद्धांतों से खूब प्रेम भी है। इन्होंने वो किया है जो कोई ना कर सका। ऐसा करके यशोदानंद ने सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। श्रीमान यशोदानंद के 2 बेटे थे। एक बेटा स्नातक की पूरी पढ़ाई करके विद्वान बन चुका था, उसी की शादी हुई है और वो भी बिना किसी दहेज। आज दूल्हे का तिलक हुआ जिसमें कई सम्मानित लोग आए थे। महफिल जमाने के लिए कुछ लोग सितार का हुनर दिखा रहे थे। सब लोग यशोदानंद को बधाइयाँ दे रहे थे और दावत के लिए अच्छी अच्छी सामग्री और खान पान की व्यवस्था थी। एक व्यक्ति ने यशोदानंद से कहा, आपने कमाल करके दिखा दिया। दूसरे बोले, सिर्फ कमाल ही नहीं, इन्होंने तो झंडे गाड़ दिए। लोग दहेज के खिलाफ सिर्फ बोलते हैं लेकिन इन्होंने करके दिखाया। फिर तीसरे अतिथि कहने लगे, लोग पहले दहेज ले लेते हैं और फिर उस पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं कि मुझे नफ़रत है दहेज से, लेकिन लड़की की दादी, माँ या कोई तीसरा या बाबा का नाम लगा के बोलते हैं कि वो नहीं माने। तभी चौथे सम्मानित पुरुष बोले, आप जानते ही नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने अपने बेटे की पढ़ाई में पूरा खर्च किया है, उस पैसे को तो वापस लेना ही है। जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि उन्होंने बेटे की शिक्षा पर खर्च करने की जगह पैसा बैंक में जमा करवाया हो। सबको सुनने के पश्चात 5वें व्यक्ति बोले, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग सब मुझे सुना रहे हैं। क्या सारा दोष लड़के वालों का होता है, लड़की वालों का कोई दोष नहीं? यह सुनते ही बात को शुरू करने वाले पहले सज्जन ने पूछा, इसमें लड़की वालों का दोष कैसे है? सिर्फ इतना ही ना कि वो लड़की के परिवार वाले हैं। दूसरे बोले कि हाँ, सारा दोष भगवान का है कि उसने लड़कियों की रचना की है। क्यों? तभी 5वां व्यक्ति बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सारा दोष लड़की वालों का है, लेकिन लड़की और लड़के वालों दोनों ही बराबर के दोषी हैं। लड़की वाले पैसा नहीं देंगे तो कम से कम उन्हें ऐसी शिकायत करने का भी हक नहीं होगा ना कि लड़के के लिए अच्छा दुल्हन का जोड़ा क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे के साथ क्यों नहीं आए, गहने क्यों नहीं रखे। चौथे इंसान बोले, आपकी बात पर गौर करना चाहिए। फिर 5वें बोले, बस आपको मानना होगा कि लड़कों की तरफ से दिए जाने वाले गहने जोड़े भी दहेज की तरह ही एक ऐसी प्रथा है जिसका त्याग होना चाहिए। यह सब सुन रहे यशोदानंद ने कहा, यह सब बेकार की बहानेबाजी है। मैंने दहेज नहीं लिया तो क्या मैं अपनी बहू के लिए गाजे बाजे का इंतज़ाम ना करूँगा, गहने और कपड़े नहीं ले जाऊँगा? इतने में इस बातचीत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति बोले, आपकी एक बात एकदम अलग है, आप हम जैसे आम लोगों में नहीं आती, आपकी गिनती तो देवताओं में होने चाहिए। दूसरे ने जवाब में सिर हिलाते हुए कहा, आपने दहेज की इतनी बड़ी रकम छोड़ दी, कम से कम 20,000। बहुत खूब। यशोदानंद तब भी बोल पड़े, मेरी बड़ाई मत कीजिए। मेरा साफ मानना है कि इंसान को अपने सिद्धांत पर ही चलना चाहिए। सिद्धांत के सामने पैसों का कोई मोल नहीं है। मैंने भरी सभा में कभी दहेज जैसी कुप्रथा के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इस प्रस्ताव पर कॉन्फ्रेंस में मैंने हामी भरी थी। मैं इससे बंध चुका हूँ। मैं चाहकर भी दहेज नहीं ले सकता हूँ। मेरी आत्मा मुझे कभी ऐसा करने भी नहीं देगी, और कभी ऐसा कर लिया तो मुझे मानसिक रूप से इतनी पीड़ा होगी कि मैं उसे सहन ही नहीं कर पाऊँगा। 5वें व्यक्ति बोले, आपके इस कार्य के लिए कॉन्फ्रेंस ने आपको सभापति नहीं बनाया तो गलत होगा। यशोदानंद जी बोले, मैंने दहेज ना लेने का फैसला खुद से किया है। इसके लिए मुझे किसी की पहचान मिले या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बीच शाहजहांपुर के स्वामी दयाल तिलक लेकर आ गए। सभी उन्हीं के इंतज़ार में थे। उन्होंने पूरी रीति रिवाज के साथ तिलक किया। उसके बाद दहेज को कुप्रथा बताते हुए यशोदानंद भाषण देने लगे। साफ पता चल रहा था कि उन्होंने भाषण की पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने कहा कि पहले दहेज जैसी कोई प्रथा नहीं थी।
बादशाहों के ज़माने से यह कुप्रथा शुरू हुई है। उस समय सारे नौजवान युवक सेमनाग में चले जाते थे, जिससे लड़के कम होने लगे और दहेज से लड़कों का तोल मोल शुरू हो गया। अब यह कुप्रथा इतनी बड़ी हो गई है कि मेरी छोटी सी कोशिश को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। मैंने किसी तरह का कोई असाधारण कार्य नहीं किया। हर कोई यह काम कर सकता है। यह प्रथा जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए। यशोदानंद का भाषण थोड़ा लंबा था और हास्य से परिपूर्ण, लेकिन लोग उनकी खूब तारीफ की। उसके बाद उन्होंने अपने 7 साल के बेटे परमानंद के हाथ में एक पत्र देकर उसे मंच पर खड़ा कर दिया। शायद वो बताना चाहते थे कि उनके घर का सबसे छोटा बेटा भी कितना बुद्धिमान है। वैसे सभाओं में छोटे बच्चों का अभिनंदन पत्र पढ़ना आम था। तिलक के कामकाज को देखने के लिए यशोदानंद उधर चले गए और परमानंद ने पत्र पढ़ना शुरू किया। नमस्कार, आपके पत्र से ऐसा मालूम होता है कि आपको मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं। मैं कसम खाता हूँ कि पैसे की बात इतनी गुप्त रहेगी कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे इसे राज रखने से आपका खूब नाम होगा, लेकिन मेरी काफ़ी बदनामी होगी। अब इस लेन देन को गुप्त रखने से मेरी जो बदनामी दुनिया में होगी, उसके लिए मुझ में कुछ रियायत तो होनी चाहिए। आप 25 में से 5 कम करने की मुझ पर कृपा करें। भले ही यशोदानंद दूर थे, लेकिन उनके कान में 25 में से 5 कम करने वाली बात पड़ गई। यह सुनते ही वे दौड़कर अपने बेटे के पास आ गए और कहने लगे, नालायक, ये क्या पढ़ रहे हो? यह तो कुछ कानूनी कागज़ है। यह सुनकर एक व्यक्ति ने कहा, पढ़ने दीजिए ना, ऐसे ऐसे कानूनी कागज़ हमने कभी नहीं सुना और इसे सुनने में जो मज़ा है वो बहुत अलग ही है। तभी यशोदानंद की बढ़ाई में बात शुरू करने वाले पहले मेहमान ने परमानंद से पूछा, बेटा, तुम्हें यह कागज़ कहाँ से मिला? उन्होंने जवाब दिया, मेज की दराज में यह रखा हुआ था। इन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि कमरे में पत्र रखा है, पढ़ लेना। जब पढ़ा तो गुस्सा करने लगे। यशोदानंद ने कहा, नालायक, यह वो कागज़ नहीं है, इसे मेज के ऊपर रखा था मैंने। तुमने किसी दराज को खोलने के लिए थोड़ी ना बोला था। इतना कहकर गुस्से में यशोदानंद अपने बेटे परमानंद की तरफ देखने लगे। पहले व्यक्ति ने कहा, साहब, ये आकाशवाणी थी, अब कोई फ़ायदा नहीं, सारा भांडा फूट चुका है। तभी अन्य लोग कहने लगे, यह भी ऐसा ही निकला, चलो अब सब अपने अपने घर चलते हैं। दूसरे व्यक्ति बोले, इसी को तो नेतागिरी कहते हैं, किसी तरह से अपना उल्लू सीधा कर लेना, पता ही ना चले लोगों को। चलिए चलते हैं अब। यशोदानंद लोगों को रोकते हुए कहा, अरे बैठिए, दावत तैयार है, पत्तलें भी लग गई हैं, कुछ खाकर जाइए। किसी ने बोला, आपको इस तरह की हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? इतना सम्मान जो मिला वो असली त्याग से मिलता है, इस कदर धोखाधड़ी से नहीं। एक व्यक्ति बोले, नहीं नहीं, इन्हें धोखाधड़ी से ही मिल गया था सब कुछ, बस एक आँच की कसर रह गई थी सब कुछ में। पांचवें अतिथि बोले, झूठा दिखावा करने वालों को भगवान इसी तरह सज़ा देते हैं। इतना कहकर लोग यशोदानंद के घर से चले गए और अपने बेटे को वे गुस्से से देखते रह गए। उधर रास्ते में जाते हुए लोग यशोदानंद के घर पर हुए उस पूरे नाटक के बारे में कहने लगे कि पढ़े लिखे धनी और विद्वान लोग भी ऐसी हरकत करते हैं। इन्हें पैसा लेना ही था तो खुलकर लेते, कोई रोक थोड़े ही रहा था। इस तरह से दिखावा करके लोगों को क्या जताना चाहते थे? इन्हें पैसा भी कमाना है और मुफ्त की इज्जत भी चाहिए। इस पर एक व्यक्ति ने कहा, अब मुझे यशोदानंद पर दया आ रही है। उसे इतना सब कुछ रचा और अपना झूठ छुपाया, लेकिन आखिर में सब कुछ सामने आ ही गया। बस एक आँच की कसर रह गई इन सब में।